हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल आरटी लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर के बारे में, जिसका पार्ट सेकंड कंप्लीट करेंगे आज हम यहाँ। क्योंकि जी इसका पार्ट फर्स्ट है हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने एटीन्यूएशन, एचवीटी एंड टीवीटी के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके पार्ट सेकेंड के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर का पार्ट सेकेंड। Attenuation of a photon beam by a absorbing material is caused by 5 major type of interactions: coherent scattering, photoelectric absorption, Compton scattering, pair production and photo disintegration। ये पांचों प्रकार की जो इंटरेक्शंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ coherent scattering। First of all, in this process the photon interacts with the electron of an atom and sets them into vibration at the frequency of radiation। यहाँ होता क्या है कि जो फोटोन होता है वो इंटरेक्ट किससे करता है? इलेक्ट्रॉन से, किसी एटम की, और उस इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में भेज देता है। तो मतलब उस एक्साइटेड स्टेट में वो क्या करता है? वाइब्रेशन करता है, उसी सेम फ्रिक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट करता है। क्योंकि एक वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चार्ज पार्टिकल होता है, तो ये इमिट करता है रेडिएशन को जब ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट के अंदर आता है। तो अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर ये रेडिएशन को इमिट करता है। हेयर फोटोन डायरेक्शन इज चेंज बट द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इज नॉट चेंज। यहाँ पे फोटोन की जो डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है, बट उसकी वेवलेंथ में किसी प्रकार का चेंज नहीं आता। हेयर नो एनर्जी ट्रांसफर्ड, here no ionization, hence no ionization occurs because the incident photon energy is low, 15 to 30 kiloelectron volt, which is less than the ionization energy of the atom। यहाँ क्या होता है कि किसी प्रकार का ना ही तो कोई एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है और ना ही किसी प्रकार का आयोनाइजेशन होता है। तो यहाँ पर तो इस क्योंकि जो एनर्जी होती है जो इंसिडेंट फोटोन की, वो 15 से 30 किलो इलेक्ट्रॉन के लिए के बीच में वेरी करती है। मतलब कि जो आयनाइजेशन के लिए एनर्जी चाहिए मिनिमम, वो होती है 35 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि यहाँ पर जो एनर्जी होती है प्रोटॉन की उससे कम होती है। तो इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार का आयनाइजेशन नहीं होता और ना ही किसी प्रकार की एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होता। क्योंकि इसका यहाँ पर डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में इसका इंपॉर्टेंस देखें तो वो बहुत ही कम होता है, लेस देन 5% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। बट इसका मेमोग्राफी में बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है इसका कोहेरेंट स्कैटरिंग का। तो इसमें जैसे कि इसकी वेवलेंथ में किसी प्रकार का चेंज नहीं है। जैसे यहाँ पर लैम्बडा वेवलेंथ है, लैम्बडा 1 है, तो आफ्टर इंटरेक्शन इसकी लैम्बडा 2 वेवलेंथ है, तो लैम्बडा 1 इक्वल टू लैम्बडा 2 रहेगी, ठीक है। बट इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, पहले इस डायरेक्शन में था, अब इस डायरेक्शन में चला गया। इसके बाद बात करते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन की। क्या है फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन? इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ए फोटोन ऑफ एनर्जी ई कोलाइड्स विथ एन एटम एंड इजेक्ट द वन ऑफ द बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द के और एल सेल। मतलब के और एल सेल से बाउंड इसी एक इलेक्ट्रॉन को जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है कि जो फोटोन होता है जिसकी एनर्जी ई होती है वो वहाँ से इजेक्ट करवा देता है उसको। तो इसमें होता क्या है कि मतलब ई एनर्जी का था फोटोन, उसने क्या किया? के और एल सेल के इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाया, मतलब वहाँ से आयनाइजेशन करवाया। द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा यहाँ पे? फोटो इलेक्ट्रॉन। एंड और जो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी? इसकी जो टोटल एनर्जी ई थी उसमें से हम बाइंडिंग एनर्जी को रिप्लेस कर देंगे, तो हमें यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी उसकी प्राप्त हो जाएगी। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो इन दिस प्रोसेस द ऑल द इंसिडेंट फोटोन एनर्जी इज ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन। पूरी की पूरी जो फोटोन की एनर्जी होती है वो पूरी की पूरी उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो जाती है। तो उसकी कुछ टोटल एनर्जी ट्रांसफर हुई, उसमें से कुछ तो उसकी ऑर्बिटल बाइंडिंग एनर्जी के रूप में उसको आयनाइजेशन में खर्च हो जाती है, और कुछ जो बची हुई एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। कंडीशन क्या होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के परफॉर्म होने की कि जो इंसिडेंट फोटोन होता है उसकी एनर्जी क्या होती है? ऑर्बिटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन उससे क्या होती है? ज़्यादा होनी चाहिए या फिर उसके बराबर होनी चाहिए। मतलब उसकी जो इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी के बराबर या उससे अधिक होनी चाहिए, तभी ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट परफॉर्म करेगा, ठीक है। आफ्टर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द एटम इज आयोनाइज्ड एंड हैव ए वैकेंसी इन द ऑर्बिट। मतलब आयनाइजेशन के बाद में क्या होगा? उस और जो भी एटम था उस एटम के उस ऑर्बिट से वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और वहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो उस वैकेंसी को फिल करने के लिए क्या होता है कि दिस वैकेंसी इज फिल्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन ऑफ लोअर बाइंडिंग एनर्जी फ्रॉम हायर ऑर्बिटल।
मतलब हायर ऑर्बिट से लोअर बाइंडिंग एनर्जी का इलेक्ट्रॉन आएगा और उस वैकेंसी को फिल करेगा। तो तब इस वैकेंसी को फिल करता है तब क्या होता है, दिस विल क्रिएट ए कैस्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इवेंट फ्रॉम आउटर ऑर्बिट टू इनर ऑर्बिट। मतलब आउटर ऑर्बिट से जब इनर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तो एक कैस्केड को क्रिएट करता है, जिसके दौरान क्या होता है, उनकी दोनों की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है कि आउटर और इनर की, उनकी बाइंडिंग एनर्जी के डिफरेंस के बराबर करैक्टरिस्टिक एक्सरे का इमिशन होता है यहाँ पर, मतलब उसका उत्सर्जन होता है। इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो वो होती है प्रोबेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू Z³ अपॉन E³। अगर हम इसकी जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी बढ़ाएंगे तो उस यहाँ पर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जो कॉन्ट्रास्ट होगा इमेज के ऊपर वो भी कम होगा, ठीक है। और उसका एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे उस मटेरियल का जहाँ से इंटरेक्शन कर रहा है उस मटेरियल से, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और उससे इमेज का कॉन्ट्रास्ट भी बढ़ेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस होती है एक्सरेज के अंदर, लाइक दैट बेरियम स्वेलो वगैरह है, और IVP प्रोसीजर्स है, सिस्टोग्राम है, तो उनमें क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है वो हाईएस्ट होता है, इसलिए जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट था उसके परफॉर्म होने की कंडीशन ज़्यादा बढ़ जाती है, मैक्सिमाइज कर देते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रभाव को, ठीक है। तो उससे कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जैसे इंसिडेंट फोटोन यहाँ पर आया, ठीक है, के सेल के इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, आयोनाइज कर दिया और यहाँ से इसको निकाल दिया, तो वो निकलेगा जो इलेक्ट्रॉन वो कहलाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन। तो उस इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को यहाँ पे पूरा करने के लिए L सेल से या फिर M सेल से कोई भी इलेक्ट्रॉन आता है और यहाँ पे फिट हो जाता है। तो जब वो फिट होता है वहाँ से आता है तो इसकी एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव ज़्यादा होती है, और इसकी जो एनर्जी डिफरेंस होता है दोनों के मध्य, के या L के मध्य, के या M के मध्य, तो उस एनर्जी डिफरेंस के बराबर यहाँ पे करैक्टरिस्टिक एक्सरे का इमिशन होता है यहाँ पर, तो वो हमें प्राप्त होती है, तो उससे अपना इमेज फॉर्मेशन होता है एक्सरेज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात कर कॉम्पटन स्कैटरिंग की बात करते हैं। इन कॉम्पटन स्कैटरिंग ए फोटोन इंटरैक्ट्स विद ए फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम एंड गेट्स स्कैटर्ड विद पार्शियल एनर्जी। कॉम्पटन स्कैटरिंग में क्या होता है, फोटोन किससे इंटरैक्ट करता है, किसी एटम के फ्री इलेक्ट्रॉन से इंटरैक्ट करता है और खुद क्या हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है पार्शियल एनर्जी के साथ में। जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी एनर्जी को लॉस करेगा, किसके द्वारा, वापस जो मटेरियल था, मीडियम था, उसमें अदर एटम्स से क्या होगा, उसका आयनाइजेशन करेगा अदर एटम्स का और एक्साइटेशन करेगा उनका, ठीक है। तो इस प्रकार से जो टिश्यू है या मीडियम है तो वहाँ पर क्या उसको क्या देगा, ये अत्यधिक डोज देगा, यानी कि ये पेशेंट डोज को बढ़ा देगा। द स्कैटर्ड फोटोन मे ट्रेवल इन द मीडियम विथ और विदाउट इंटरेक्शन इन द मीडियम बाय कॉम्पटन स्कैटरिंग और फोटोइलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन। यहाँ होता क्या है कि जैसे एटम होता है, फोटोन इंटरेक्ट किया एटम के इलेक्ट्रॉन से, तो खुद फोटोन क्या है, स्कैटर्ड हो जाएगा और वहाँ से क्या है, इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा, फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन निकला तो उसकी दशा इन फ्यूचर क्या होगा उसका, और जो स्कैटर्ड फोटोन है उसका फ्यूचर क्या होगा, यहाँ ये बताया गया है। तो जो स्कैटर्ड जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन था, जो फोटो इलेक्ट्रॉन था, वो वापस फर्दर आयनाइजेशन कर सकता है या फिर एक्साइटेशन कर सकता है उस मटेरियल या मीडियम के अंदर या पेशेंट के अंदर, ठीक है। और जो स्कैटर्ड फोटोन होता है, द स्कैटर्ड फोटोन मे ट्रेवल इन द मीडियम विद और विदाउट इंटरेक्शन इन द मीडियम बाय कॉम्पटन स्कैटरिंग और फोटोइलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब जो स्कैटर्ड फोटोन है या तो वो वापस कॉम्पटन स्कैटरिंग को शो करेगा या फिर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करेगा वहाँ पर। द स्कैटर्ड फोटोन विल हैव लॉन्गर वेवलेंथ कंपेयर टू द इंसिडेंट फोटोन। यहाँ पे क्या होता है कि जो स्कैटर्ड जो फोटोन स्कैटर्ड हुआ है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो बढ़ जाती है बाद में, इंटरेक्शन के बाद में, जो मतलब उसकी प्रारंभिक वेवलेंथ होती है वो कम होती है और जो उसकी आफ्टर इंटरेक्शन जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा हो जाती है उसके बाद में, ठीक है। तो इफ़ द फोटोन इन डायरेक्ट हिट टू द इलेक्ट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन विल ट्रेवल स्ट्रेट फॉरवर्ड phi = 0 degree and the scattered photon will be scattered back with theta = 180 degree. In this collision the electron will get its maximum energy while the scattered photon goes with minimum energy. यह होता क्या है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ से ये एटम हो गया, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे ये इंसिडेंट रेडिएशन है, ठीक है, इसको डायरेक्ट हिट कर रहा है, कोई फोटोन आ रहा है जो, ठीक है, इसको डायरेक्ट हिट करता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे की तरफ ऐसे कि ऐसे चला जाता है,
आयनाइज्ड हो गया और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो स्ट्रेट जाता है, इलेक्ट्रॉन जाता है। मतलब जो इसका जो लाइन ऑफ इंटरेक्शन है, ये लाइन ऑफ इंटरेक्शन है, तो लाइन ऑफ इंटरेक्शन और जो फोटोन गया है उस मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड गया फोटोन, तो उन दोनों के मध्य जो थीटा होगा, उन दोनों के मध्य जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री का बनता है यहाँ पर। तो वो जब वो इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इलेक्ट्रॉन वो मैक्सिमम एनर्जी के साथ निकलता है। उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम एनर्जी होती है उस इलेक्ट्रॉन की। और जो स्कैटर्ड फोटोन था, वो स्कैटर्ड फोटोन क्या हो जाएगा, वापस कम बैक हो जाएगा उसी दिशा के अंदर। मतलब स्कैटर्ड फोटोन ऐसे गया और वापस ऐसे आ गया वहाँ पर इंटरेक्शन करके, ठीक है। और जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। तो जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है ये, तो इनके मध्य इसका तो जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन था और जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट था इसके मध्य, तो इसका कोण क्या होगा 0 डिग्री। और जो इनका मान फाई का मान हो जाएगा 0 डिग्री। और जो इसका मान होगा, जो स्कैटर्ड फोटोन, इंसिडेंट फोटोन और स्कैटर्ड फोटोन के मध्य जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है। उसके बाद में बात करते हैं हम, जैसे कि इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट हिट ना करके किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को ग्रेजिंग हिट करता है, ठीक है। इफ द इलेक्ट्रॉन मेक ए ग्रेजिंग हिट टू द इलेक्ट्रॉन विल बी इमिटेड एट राइट एंगल्स phi इक्वल टू 90 डिग्री एंड द स्कैटर्ड फोटोन विल गो in forward direction phi equal to theta equal to 0 degree. In this collision the electron receive minimal energy and the scattered photon goes with maximum energy. इसमें क्या होता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, और ये हो गया यहाँ पे एटम, ठीक है। यहाँ से मैं कह रहा हूँ ये ग्रेजिंग हिट करता है, मतलब इसके ऊपर से होते हुए हिट कर रहा है, इसको रगड़ता हुआ, इसमें टचिंग होता है, हिट कर रहा है इसको। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि जो फाई इक्वल टू 90 डिग्री होता है, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा यहाँ से, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे चला जाएगा इस तरफ, इस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो स्कैटर्ड फोटोन होगा वो कौन सी डायरेक्शन में चला जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। स्कैटर्ड फोटोन होगा, जो ये फोटोन होगा PHO-TO1, ये फोटोन। तो इसके मध्य जो लाइन ऑफ इंटरेक्शन है, जैसे ये लाइन ऑफ इंटरेक्शन, इनके मध्य इसका तो मान का यहाँ पे तो इसका थीटा का मान क्या है 0 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, तो ठीक है। और जो इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट और इसके मध्य इलेक्ट्रॉन, इसका जो इलेक्ट्रॉन था वहाँ पे इसका मान 90 डिग्री हो जाएगा फाई का मान। तो ये इस प्रकार का इस चीज़ से इंटरेक्शन होता है। यहाँ आगे डायग्राम में देखने वाले हैं इसमें। जैसे कि ये इंसिडेंट फोटोन है, इसकी λ1 वेवलेंथ है, और जो क्या नाम स्कैटर्ड फोटोन है, इसकी जो वेवलेंथ है वो λ2 है। यहाँ पे इनका वेवलेंथ देख लीजिए पहले तो आप। जो λ2 है वो बहुत अधिक हो जाती है इंटरेक्शन के बाद में। जो इंसिडेंट फोटोन है, जैसे इसकी बिफोर इंटरेक्शन क्या है λ1 और आफ्टर इंटरेक्शन क्या है λ2, तो λ2 यहाँ पे क्या हो जाएगी, λ1 से अधिक हो जाएगी। और इंटरेक्शन, जैसे ये लाइन ऑफ इंटरेक्शन क्या है, ये है, ये डॉट 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 लाइन दिखा रही है यहाँ पे, ये है जो कॉम्पटन इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये कॉम्पटन इलेक्ट्रॉन ये है यहाँ से। तो जो ये कॉम्पटन इलेक्ट्रॉन बनाएगा ये 5 डिग्री का एंगल बनाएगा यहाँ से, और जो स्कैटर्ड फोटोन होगा वो थीटा डिग्री का एंगल बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि ग्रेजिंग हिट करता है या डायरेक्ट हिट करता है, उसके अनुसार वो जैसे ग्रेजिंग हिट करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्रेजिंग हिट करता है तो इलेक्ट्रॉन क्या है फाई इक्वल टू 90 डिग्री होगा, और जो स्कैटर्ड फोटोन होगा फाई 0 थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। और अगर ये डायरेक्ट हिट करता है तो डायरेक्ट हिट करता है तो इसके अंदर फाई का मान 0 हो जाएगा और थीटा का मान 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम पेयर प्रोडक्शन की। पेयर प्रोडक्शन क्या होता है, पेयर प्रोडक्शन है एक्चुअली इट इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन द इंसिडेंट फोटोन एंड न्यूक्लियर फील्ड ऑफ एन एटम। ये इंटरेक्शन होता है किस किस के मध्य में, एक तो इंसिडेंट फोटोन के मध्य में, और जो न्यूक्लियर फील्ड होता है किसी एटम का उसके मध्य में। इसमें जो इसकी जो कंडीशंस होती है, जैसे हम देखते हैं कि अब जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है जो अपनी इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की, इंसिडेंट फोटोन की, वो होती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इतनी एनर्जी तो उसको चाहिए ही चाहिए किसी फोटोन को इंटरेक्शन के लिए, मतलब उसको पेयर प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने के लिए इतनी एनर्जी तो, मिनिमम एनर्जी तो उस फोटोन को चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ए फोटोन हैविंग एनर्जी इक्वल टू या ग्रेटर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हेन इट पासिंग नियर द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जब कोई फोटोन है उसकी एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है या उससे अधिक है, जब वो किसी एटम से पास से गुजरेगा, किसी एटम के न्यूक्लियस के पास से गुजरेगा, तो उसको क्या कर सकते, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का सामना करना पड़ता है, सब्जेक्टेड मतलब सामना करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, द फोटोन में सडनली डिसअपियर,
फोटोन क्या हो जाता है, अचानक से क्या होता है, डिसअपीयर हो जाता है। और वहाँ पर क्या होता है कि क्रिएशन किसका क्रिएशन होता है, एक तो पॉजिट्रॉन का और एक इलेक्ट्रॉन का। तो मतलब एक पेयर बनता है एक पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का, जिससे अपन क्या कहते हैं, पेयर प्रोडक्शन इस कंडीशन को। तो जो दोनों इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन होते हैं उनके अंदर समान रूप से जो एनर्जी होती है उस फोटोन की, वो क्या हो डिवाइडेड हो जाती है। 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ईच पार्टिकल एंड द एक्सेस एनर्जी, मतलब इसके अलावा जो एक्सेस एनर्जी होती है उसकी फोटोन की 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक, तो वो क्या होती है, दोनों जो पॉजिट्रॉन और जो इलेक्ट्रॉन होता है दोनों को काइनेटिक एनर्जी के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं दिस प्रोसेस एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू मास। यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि एनर्जी क्या है, फोटोन की एनर्जी थी, उसके अंदर कोई मास तो है नहीं, फोटोन के अंदर मास तो होता नहीं है। तो जब यह इंटरेक्शन करता है इस न्यूक्लियस से, तो वहाँ पर दो प्रकार के पार्टिकल्स यानी मास के फॉर्म में बनते हैं, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जो पॉजिट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन का ही एंटी पार्टिकल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो प्रकार के पार्टिकल्स बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी किससे कन्वर्ट हो रही है, यहाँ पे मास में कन्वर्ट हो रही है, एनर्जी का मास में कन्वर्जन हो रहा है। तो एक तरह से एनर्जी का मास में कन्वर्जन होता है यहाँ पर। द इलेक्ट्रॉन लॉसेस एनर्जी इन द मीडियम बाय फर्दर आयनाइजेशन एंड एक्साइटेशन। अब यहाँ पे इनका जो फ्यूचर होता है आगे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का, यहाँ से क्या हुआ, फोटोन आया, न्यूक्लियस से इंटरेक्ट किया और डिसअपीयर हो गया फोटोन, तो उसका काम कर दिया फोटोन ने। और यहाँ से क्या होता है, फिर पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है। जो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का निर्माण हुआ उनका फ्यूचर क्या होगा आगे, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फर्दर आयनाइजेशन करेगा अदर एटम से और एक्साइटेशन करेगा। इसका तो फ्यूचर ये हो गया इलेक्ट्रॉन का, तो ठीक है ना। और जो आगे जो पॉजिट्रॉन होगा, पॉजिट्रॉन का तीन फ्यूचर होंगे। तीन फ्यूचर कौन कौन से होंगे उसके, या तो वो आयनाइजेशन करेगा अदर एटम्स के साथ में, या फिर एक्साइटेशन करेगा, या फिर ब्रेमस्टलिंग एक्सरे का प्रोडक्शन करेगा। तो इस प्रकार की रिएक्शन आगे शो करते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं फोटो डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस की। फोटो डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस क्या है, फोटो डिसइंटीग्रेशन भी वैसे ही है जैसे जिस प्रकार से एक अपन ने पेयर प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, बस यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत अलग है जो आप देखेंगे कि फोटो डिसइंटीग्रेशन इज ए न्यूक्लियर प्रोसेस, एनर्जी का अंतर होता है यहाँ पे जनरली। फोटो डिसइंटीग्रेशन इज ए न्यूक्लियर प्रोसेस इन विच एन एटॉमिक न्यूक्लियाई अब्जॉर्ब ए हाई एनर्जी रेडिएशन, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी की रेडिएशन होती है, एक्सरेज और गामा रेज उनकी एनर्जी मतलब बहुत अत्यधिक होती है, जहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी चाहिए यहाँ पे। एंड एटम इंटर्स एट एक्साइटेड स्टेट एंड इमीडिएटली डीके बाय इमिटिंग ए सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब यहाँ होता है कि एटम से कोई हाई एनर्जी रेडिएशन है जैसे लाइक दैट गामा रेज है, तो उस एटम के न्यूक्लियस से इंटरेक्शन किया और वो वहाँ पे क्या हो गई, डिसअपीयर होगी। डिसअपीयर होने के बाद में क्या होता है, जो एटम का न्यूक्लियस है एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाता है। एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाने के बाद में वो फर्दर डीके हो जाते हैं इमीडिएटली, और डीके होने के बाद में सब एटॉमिक पार्टिकल्स का निर्माण करता है यहाँ पे। जो इसके लिए जो थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए है फोटोन की, तो वो होती है 10.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द इनकमिंग रेडिएशन लाइक दैट गामा रेज इफेक्टिवली नॉक वन और मोर न्यूट्रॉन्स, मतलब जो वो गामा रेज होती है इफेक्टिवली वहाँ पे जाके इंटरेक्शन करने के बाद में क्या हो जाती है, टूट जाती है, न्यूट्रॉन्स के अंदर टूट जाती है। या तो एक न्यूट्रॉन बनाएगी या फिर एक से अधिक न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन करेगी वहाँ पे, या फिर प्रोटॉन बनाएगी या अल्फा पार्टिकल बनाएगी, न्यूक्लियस से बाहर निकलेंगे फिर वो। तो ये रिएक्शन, इन रिएक्शन को अलग अलग नाम से जान सकते हैं, जैसे कि अगर न्यूट्रॉन निकलेगा तो उसको गामा न्यूट्रॉन रिएक्शन कहेंगे, अगर प्रोटॉन निकलेगा तो गामा प्रोटॉन, और अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो वो गामा अल्फा रिएक्शन कहलाएगी। फोटो डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस से जो आयरन से जो एटम्स लाइटर होते हैं मतलब हल्के होते हैं, उनमें तो क्या होती है, ये एंडोथर्मिक होती है, ठीक है। और जो आयरन से हैवियर होते हैं, हैवियर देन आयरन, उनमें क्या होती है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। अब यहाँ एक एग्जांपल देख सकते हैं कि इसमें क्या है, जैसे कॉपर है, कॉपर 29, कॉपर 63, इसमें क्या है, गामा रेज का इसने क्या अब्जॉर्प्शन किया, और यहाँ अब्जॉर्प्शन के बाद में यहाँ पे एक न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन कर रही है, यहाँ पे डिसअपीयर हो जाती है आगे और सब एटॉमिक पार्टिकल्स में टूट जाता है। यहाँ पे एक न्यूट्रॉन्स का फॉर्मेशन करता है और 29 कॉपर 62 का निर्माण होता है यहाँ पर। तो ये कंप्लीट हुआ आज का ये वीडियो लेक्चर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।